मॉर्निंग। माय सेल्फ जैसी प्रिया। आज मैं क्लास 10 में सब्जेक्ट हिंदी में आपको हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत छायावादी पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको रीति काव्य पढ़ाया था और अब मैं आपको छायावादी योग पढ़ाऊंगी। सबसे पहले छायावाद कब से कब तक माना जाता है? पहला प्रश्न बनता है, छायावाद कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक छायावादी योग माना जाता है। 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक छायावादी योग माना जाता है। अब जो दूसरा प्रश्न बनता है, छायावादी योग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना। देखिए, छायावादी योग के प्रमुख कवि, एक तरफ हम लिखेंगे कवि और दूसरी तरफ लिखेंगे रचना। कवि में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। कवि में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य। कामायनी आंसू, लहर, झरना आदि इनकी काव्य रचना। आप दूसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन। इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकपाल। चिदंबरा। अब जो तीसरे राइटर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है परिमल। अनामिका। फिर आते हैं चौथे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनकी रचना है रश्मि। नीरजा। दीपशिखा। पांचवें राइटर हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, इनकी रचना है चित्ररेखा। चित्ररेखा। आकाशगंगा। आकाशगंगा। तो बच्चों, छायावादी युग में पहला क्वेश्चन बनता है, छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? तो छायावादी युग सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक माना जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, छायावादी युग के प्रमुख कवि
तीसरा क्वेश्चन है, छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावादी युग की विशेषताएं। तो बच्चों पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। दूसरी विशेषता है रहस्यवादी भावना। तीसरी है खड़ी बोली का प्रयोग। खड़ी बोली का प्रयोग। चौथी विशेषता है प्रेम व श्रृंगार का वर्णन। श्रृंगार का वर्णन। तो बच्चों ये छायावादी की विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है रहस्यवादी भावना, तीसरा है खड़ी बोली का प्रयोग, चौथा है प्रेम व श्रृंगार का वर्णन। अब बच्चों क्वेश्चन आता है छायावादी युग के आधार स्तंभ बताइए। तो छायावादी युग के आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों छायावाद के ये चार आधार स्तंभ हैं जिनको कहते हैं प्रसाद पंथ निराला। साथ में इनको बच्चों को ऐसे ही याद रखना है, प्रसाद पंथ निराला ये चारों कवि जो है वो छायावादी युग के आधार स्तंभ है। तो बच्चों आपको समझ आया छायावाद सन 1922 से 1938 तक छायावाद के प्रमुख कवि व रचनाएं मैंने आपको बताई। फिर छायावाद की विशेषताएं प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना, खड़ी बोली का प्रयोग, प्रेम व श्रृंगार का वर्णन। फिर अगला क्वेश्चन बनता है छायावाद के आधार स्तंभ। तो छायावाद के चार आधार स्तंभ हैं, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब बच्चों इसके बाद आता है प्रगति युग। इसके बाद कौन सा युग आता है? प्रगति युग। देखिए मैं आपको प्रगतिवाद की पढ़ाती हूँ जल्दी से। सबसे पहले प्रगतिवाद 1938 से 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक ये क्या हुआ? प्रगतिवाद की समय सीमा 1938 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद माना गया।
निराला। फिर दूसरे हैं शिव मंगल राम हरि सिंह दिनकर। फिर है राम हरि सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका। परिमल। राम हरि सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। फिर है शिवमंगल सिंह सुमन। सिंह सुमन। इनकी रचना है विंध्य हिमालय। अगले राइटर है नागार्जुन। इनकी रचना है प्यासी पथराई आंखें। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रगति भारत की समय सीमा है सन 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना है। तो प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है अनामिका परिमल। फिर राम हरि सिंह दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी। उर्वशी बच्चों एक महाकाव्य है। दूसरी है कुरुक्षेत्र। फिर है शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है विंध्य हिमालय। नागार्जुन प्यासी पथराई। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन बनता है प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। पहली है शोषित वर्ग के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। परिवर्तित दृष्टिकोण। दूसरी है क्रांति की भावना। तीसरी है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। और अगली है खड़ी ध्वनि का प्रयोग। ठीक है बच्चों, ये प्रगतिवादी युग की विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है शोषित वर्ग के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। दूसरा है क्रांति की भावना। तीसरा है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। चौथा है खड़ी बोली का। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। इसको लर्न करना।
Hello student, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Rahul Dixit, your maths teacher. Student, in last class we discussed angle similarity criteria. In today's class we discuss SSS similarity criteria and SAS similarity criteria one by one. Okay student, first problem number 4, SSS similarity criteria. If in two triangles sides of one triangle are proportional to sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal, then they are similar. Okay student? Then and hence two triangles are similar. Given in triangle ABC and triangle DEF, given in triangle ABC and DEF, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. Given if in two triangles sides of one triangle are proportional to sides of another triangle. Triangle ABC and triangle DEF, their corresponding sides are in same ratio. Given AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. Okay student? To prove triangle ABC is similar to triangle DEF. To prove triangle ABC is similar to triangle DEF. Construction. Take a point P on DE and point Q on DF such that AB is equal to DP and AC is equal to DP. Construction. Take a point P on DE and point Q on DF such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ. Join P to P. Take a point P on DE and Q on DF such that AB is equal to DB and AC is equal to DF. Now student, last part of the theorem, prove. Most important part of the theorem. In triangle ABC and in triangle DEF, given sides are in same ratio. AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. We have to prove that their corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal, then they are similar to each other. Then triangle ABC and triangle DEF similar to each other. Given AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. Given AB upon DE is equal to AC upon DF. Okay student? AB upon DE is equal to AC upon EF. We know that AB is equal to DB and AC is equal to DQ. By construction we know that AB is equal to DB and AC is equal to DQ. Okay student, put the value of AB and AC. We get DB upon DE
is equal to dq upon df. dp upon de is equal to dq upon df. In triangle DEF, in triangle DEF, in triangle DEF, dp upon de is equal to dq upon df. By converse of Hell's theorem, by converse of Hell's theorem, by converse of Hell's theorem, we get PQ is parallel to EF. By converse of Hell's theorem, we get PQ is parallel to EF. Okay, student? When PQ is parallel to EF, then angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F. Angle P is equal to angle Q and angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F, because PQ is parallel to EF. PQ is parallel to EF, angle P is equal to angle E. Corresponding angles are equal. Angle Q is equal to angle F. Corresponding angles are equal. Mark equation 1. Reason: corresponding angles. Okay, student. Now take in triangle DPQ and DEF. In triangle DPQ and in triangle DEF. In triangle DPQ and DEF, angle P is equal to angle E from equation first. Next, angle Q is equal to angle F. Reason from equation first or proved above. Next, angle PDQ is equal to angle EDF. Angle EDF common. Reason है common. Angle PDQ is equal to angle EDF. Okay, student? Hence, triangle DPQ is similar to triangle DEF by angle similarity criteria. If two triangles are similar, we know that their corresponding sides are in same ratio. If two triangles are similar, then their corresponding sides are in same ratio. dP upon dE. In triangle DPQ, dP upon dE is equal to PQ upon EF. PQ upon EF is equal to dQ upon dF. dQ upon dF. Okay, student? If two triangles are similar, then their corresponding sides are in same ratio. Reason: if two triangles are similar, then their corresponding sides are in same ratio. If two triangles are similar, then their corresponding sides are in
same ratio. Okay, student. dP upon dE is equal to PQ upon EF. PQ upon EF. Okay, student. By construction, dP is equal to AB. By construction, dP is equal to AB. Put the value of dP. dP is equal to AB by construction. AB upon dE is equal to PQ upon EF. Equation number 7. Okay, student. Given AB upon DE is equal to BC upon EF. AB upon DE is equal to BC upon EF. Equation number 3 given. Okay, student. From equation second and third. From equation second and third. From equation second and third, we get their left hand sides are equal. AB upon DE is equal to PQ upon EF, and AB upon DE is equal to BC upon EF. If their left hand sides are equal, then their right hand sides are also equal. From equations second and third, we get PQ upon EF is equal to BC upon EF. Okay, student. EF cancel out. PQ is equal to BC. Equation number 4. Okay, student. In triangle ABC, and triangle DBQ, in triangle ABC and DBQ, given AB is equal to DP by construction. AB is equal to DP and AC is equal to DP. First side AB is equal to DP. Second, AC is equal to DP. Reason: by construction. By construction. Okay, student. Third one, BC is equal to PQ. Proved above. BC is equal to PQ from equation 4 or proved above. Hence, triangle ABC is congruent to triangle DBQ. Hence, in triangle ABC and triangle DBQ, their corresponding sides are equal, then they are congruent to each other by SSS congruency, side congruency. Okay, student. If two triangles are congruent, that means their corresponding sides and angles are equal. If two triangles are congruent, then their corresponding sides and angles are equal. In triangle ABC and in triangle DBQ, they are congruent, then their corresponding sides and angles are equal. Angle A is equal to angle D, second angle B is equal to angle P, and third angle C is equal to angle Q. Angle B is equal to angle P, and third one angle C is equal to angle Q. Reason: CPCP, corresponding parts of congruent triangle. Okay, student. From equation first, we prove that angle P is equal to angle E. Angle P is
equal to angle A. Corresponding angles given E2 is parallel to EF. Second, angle Q is equal to angle F. Angle Q is equal to angle F. Student, angle A is equal to angle D. Angle B is equal to angle P, and angle P is equal to angle E. See, angle B is equal to angle P. Given angle P is equal to angle E. Mark equation number 5. This is equation number 1. From equation 1 and 5, we get angle B is equal to angle P and angle P is equal to angle E. Then angle B is equal to angle E. If x is equal to y and y is equal to z, x is equal to y and y is equal to z, then x is also equal to z. Okay, student? If x is equal to y and y is equal to z, then x is also equal to z. Similarly, angle B is equal to angle P and angle P is equal to angle E. Hence, angle P is equal to angle E. Okay, student? Next, angle C is equal to angle Q and angle Q is equal to angle F. If angle C is equal to angle Q and angle Q is equal to angle F, then it is clear that angle C is equal to angle F. Okay, student? And angle A is equal to angle D. Hence, in triangle ABC and in triangle DEF, their corresponding angles are equal. Angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle E. And last one, angle C is equal to angle F. Their corresponding angles are equal. Angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. And given their corresponding sides are in same ratio, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon D. Given if all two conditions satisfied, in two triangles their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio, then they are similar to each other. Hence, triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, student? Now move to next theorem, SAS similarity. Okay, student? Now moving on to last similarity criteria, SAS similarity. If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the side including these angles are in proportional, then two triangles are similar to each other. Given in triangle ABC and in triangle DEF, angle A is equal to angle B. In triangle ABC and in triangle DEF, given angle A is equal to angle D, and side including triangle AB and AC, and side including triangle DE and DF are in same ratio. AB upon DE is equal to AC upon DF. Given. Okay, student? In two triangles, one angle of a triangle is equal to one angle of the another triangle, and side including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Okay, student? Construction: take a point P on DE and point Q on DF such that AB is equal to DP and AC is equal to D. Join P to Q. We have to prove triangle ABC is similar to triangle DEF. To prove triangle ABC is similar to triangle DEF, we have to prove in triangle ABC and triangle DEF
their corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal, then triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, student? Proof in triangle ABC and in triangle DPQ. In triangle ABC and in triangle DPQ. Okay, student? Angle A is equal to angle D. Angle A is equal to angle D given. Next, AB is equal to, in triangle ABC, AB is equal to DP. AB is equal to DP by construction. And next, AC is equal to DQ. Same reason, by construction. AC is equal to DQ by construction. Hence, triangle ABC is congruent to triangle DPQ. Triangle ABC is congruent to triangle DPQ by SAS congruency. By SAS congruency. If two triangles are congruent to each other, then their corresponding sides and angles are equal. ABC is congruent to DP. Their corresponding sides and angles are equal. Angle A is equal to angle D, and next angle B is equal to angle P, and next angle C is equal to angle Q. Angle B is equal to angle B, and angle C is equal to angle Q. Reason CPCP, corresponding parts of congruent triangle. Mark equation number 1. Okay, student? Next, given AB upon DE is equal to AC upon DF. AB upon DE is equal to AC upon DF. Okay, student? AB is equal to DB and AC is equal to DQ. Put the value. AB is equal to DQ, AB is equal to DB, and AC is equal to DQ by construction given AB. Put the value of AB. AB is equal to DB. DB upon DE is equal to DQ upon DF. Okay, students? See in triangle DEF, DB upon DE is equal to DQ upon DF. By converse of Thales theorem, 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 PQ is parallel to EF. If DP upon DE is equal to DQ upon DF, by converse of Thales theorem, it is clear that PQ is parallel to EF. Okay, student? If PQ is parallel to EF, then angle P is equal to angle E. If PQ is parallel to EF, then angle P is equal to angle E, and angle Q is equal to angle F. Angle Q is equal to angle F. These are corresponding angles. These are corresponding angles. Okay, student? If PQ is parallel to EF, then angle P is equal to angle E, and angle Q is equal to angle F, corresponding angles. Mark equation number 2.
Student, from equation first and second, it is clear. Angle A is equal to angle D. Given angle A is equal to angle D. Second, see equation first and second. Angle B is equal to angle B and angle B is equal to angle E. In last theorem, if x is equal to y and y is equal to z, then x is also equal to z. Okay, student? Angle B is equal to angle P and angle P is equal to angle E, then angle B is also equal to angle E. Okay, student? Next, similarly, angle C is equal to angle Q and angle Q is equal to angle F, then angle C is also equal to angle F. Okay, student? Now see, in triangle ABC and in triangle DEF, their corresponding angles are equal. Angle A is equal to angle D. Next, angle B is equal to angle E. Last one, angle C is equal to angle F. Hence, if their corresponding angles are equal, then they are similar to each other. Triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, student, that's all for today. Thank you, class. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra of Social Science teacher. Now my today's topic is political parties. This chapter is related with civics. In my previous video I had already explained you the chapter political parties and movement, and today's topic is political parties. You all know what are political parties. The political parties are the group of people who come together to contest elections and hold power in the government. So, what is political party? The political parties is a group of people, मतलब कि एक peoples का group who come together, जो कि पास आते हैं, together होते हैं to contest elections, election को contest करने के लिए and hold power in government, और government में अपनी power को बनाकर रखने के लिए या hold करने के लिए. तो what is political party? Political party is a group of members या people या persons who come together to contest election and to hold power in the government. It is called political parties. There are three components of political parties. Political parties के three components हैं. These are leaders, the second is active members, and the third is followers. So, you understand? There are three components of political parties like leaders, active members, and followers. So, and now, what is the importance of political party? Why we need political party? How many types of political party? What are the challenges of political party? And what we reform for the political party and how we reform the political parties? These all questions, ये जो हमारे दिमाग में है बहुत सारे questions कि क्या होती है political parties, कितने तरह की होती है, इनका who registered them, उन्हें कौन registered करता है, कौन उनको सिंबल्स देता है, या कब इनको रजिस्टर्ड किया गया, कब से ही स्टार्ट हुई रजिस्टर्ड होना, या फिर और भी क्वेश्चंस कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, कौन कौन से चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है, या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड एट लास्ट रिफॉर्मेशन, हाउ वी रिफॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज, हम किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करें ताकि वो एक आइडियल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज बनकर सामने आए. सो दीज ऑल द क्वेश्चन जो भी थे, दीज ऑल क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन माई वीडियो, in my first video and second video. So let's start the importance of political parties. Importance
the democracy formation, constitutional design and the working of government. गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन के लिए और डेमोक्रेसी के फॉर्मेशन, इन सब के लिए द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डोमिनेंट रोल, एक अहम रोल अदा करती है पॉलिटिकल पार्टीज इन सब के लिए। अब वो क्यों होती है, उन्हें क्यों होना चाहिए? वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज हमें एक कॉमन पीपल्स को, मतलब मेन जो हमारा, हम जो आपको मेन बात बता रहे हैं कि जो कॉमन पीपल्स होते हैं, कॉमन पीपल्स को गवर्नमेंट तक ले जाना या एक ऊंचे स्थान तक ले जाना, या उनकी बातों को या उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी पॉलिसीज को, उनके थिंकिंग्स को, ठीक है, वहां तक ले जाने के बीच का जो एक ब्रिज है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज है। एक सिंपल सा व्यक्ति एक जो लीडर बन सकता है, वो एक पार्टी के थ्रू लीडर बनता है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शंस को कंटेस्ट करता है, उसके बाद वो वहां से मेजॉरिटी के साथ में विन होता है, और विन होने के बाद फिर वो लोकसभा या जो है आपकी स्टेट जो लेजिस्लेचर होती है वहां का मेंबर बन जाता है। और जब वो एक मेंबर बनता है और अगर उसकी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, देन he will become a चीफ मिनिस्टर और a प्राइम मिनिस्टर। अगर लोकसभा है तो प्राइम मिनिस्टर, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो वहां पर चीफ मिनिस्टर बनता है। then he made her his what? then he made his government। तब वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। इस तरीके से एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसमें उस पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा हाथ होता है। समझ में आया कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? हमेशा उनके अपनी एक कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उनकी एक कॉमन पॉलिसीज होती है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की, वो एक पॉलिटिकल पार्टी तभी बनती है जब उसके कॉमन इंटरेस्ट होंगे। अगर उनके इंटरेस्ट आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में बंध के नहीं रह सकते। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके वो कम टुगेदर तभी होती हैं जब उनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, सेम पॉलिसीज होती हैं, सेम वे ऑफ थिंकिंग होती है और सेम व्यूज होते हैं, तब जाकर वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है। इज इट क्लियर? तो स्प्रेड देयर व्यूज इन पब्लिक। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो अपने व्यूज को पब्लिक में स्प्रेड करती हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, ठीक है, और इस तरीके से स्प्रेड करती हैं कि लोग उनके इन व्यूज से अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो वो उनको वोट करेंगे। तो वो इस तरह की व्यूज, इस तरह की पॉलिसीज लोगों के सामने रखती हैं और ये बताने की कोशिश करती है कि हमारे व्यूज, हमारी पॉलिसीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बेटर है। तभी तो पब्लिक उन्हें चुनती है, उन्हें वोट करती है, उन्हें विन कराती है ताकि वो वहां पर पहुंचे और रिप्रेजेंटेटिव बने पब्लिक के। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विन करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो भी वहां की पब्लिक होती है उसके वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं और वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर जाकर, ठीक है। एंड परसुएड देम व्हाई दे आर बेटर देन अदर। लोगों को परसुएड करते हैं कि किस तरह से हम दूसरों से बेटर है। तो ये एक नीड है हमें जो है वो एक डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, क्लियर? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एंड नाउ द फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? अब पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से फंक्शंस को क्रिएट करती हैं, कौन कौन से फंक्शंस करती हैं? द फर्स्ट इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस, जो मैंने अभी आपको बार बार बताया कि वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शंस करती हैं, लड़ती हैं। जैसे कि हमें लोकसभा के लिए 552 मैक्सिमम मेंबर्स जरूरी होते हैं, तो हम पूरी इंडिया को 552 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी जो भी मेंबर विन होता है वो लोकसभा का मेंबर
बन जाता है। और इस तरीके से जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा जिसके मेंबर लोकसभा की सीट्स को गेन करते हैं या उनके वहां तक पहुंचते हैं, उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इस तरीके से वो एक रूलिंग पार्टी में आ जाती है और रूलिंग करने लगती है और अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करती है वहां पर जाकर। ओके, एंड द नेक्स्ट फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब देखिए, मैंने बताया कि वो वहां पे जाके एक रूलिंग पार्टी बन जाती है। जब वो पार्टी में आ जाती है, जब वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है और वो रूल करने लगती हैं, तब वो पॉलिसीज को फॉर्म करती हैं और प्रोग्राम्स बनाती हैं। जैसे कि उसके बाद जैसे ही वहां पे जो है कोई भी पार्टी जीतती है, जैसे इस समय बीजेपी जीती हुई है, तो जो उसके हेड थे, जो उसके लीडर था, वो थे माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने वहां पर प्राइम मिनिस्टर की सीट संभाली। देन उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई। तो जो कैबिनेट बन जाती है, जो भी गवर्नमेंट, जिससे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, आई थिंक यू ऑल नो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का मतलब तो होता है टू मेक लॉ, बट एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। तो जब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में मिलते हैं, तब वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाते हैं। द थर्ड इज मॉडलिंग पब्लिक ओपिनियन। सबसे बड़ी चीज देखिए, हमने बताया यहाँ पे ये पब्लिक ओपिनियन को मॉडलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक पब्लिक का ओपिनियन नहीं होता, कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी मेंबर है वो लोकसभा तक कैसे पहुंचेगा? तो वो पब्लिक ओपिनियन से ही वहां तक पहुंचते हैं। तो इस पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन मेन है वो क्या है? पब्लिक ओपिनियन को मजबूत करना। क्या पब्लिक चाहती है? क्योंकि उनको पब्लिक ने ही वहां तक अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां तक भेजा होता है। एंड द नेक्स्ट इज फॉर्मिंग और रनिंग गवर्नमेंट। फॉर्मिंग करते हैं और गवर्नमेंट को रन कराते हैं। फ्रेमिंग लॉज। अब देखिए, जब कैबिनेट और वो बन जाते हैं, तो हमने बताया कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है टू मेकिंग लॉ। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉ को मेक करे। तो आपको मालूम होगा, अब मैंने अपनी स्टार्टिंग में बहुत बार बताया है कि किस तरीके से जो है वो लॉज बनाए जाते हैं स्टेट में और किस तरह से सेंटर में। हमारे यहाँ 2 लेवल पर गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाता है वो कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होता है, देन उसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, देन इट बिकम अ लॉ। तभी वो बिल जो है वो लॉ बनता है। तो अब जब हमने लोकसभा के मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वही लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जीत रहे हैं, वहां पे रूलिंग पार्टी बन रही है, पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो लॉज को भी फ्रेमिंग करते हैं। क्योंकि कोई भी लॉ और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जितने भी हमारे मनी बिल्स होते हैं वो सब हमारे लोकसभा में ही आते हैं। और लोकसभा जो होती है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स। तो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव्स होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिताकर वहां पर पहुंचता है। तो इस तरीके से वो लॉ के फ्रेमिंग में भी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को है अदा करती है। इसके साथ ही प्लेइंग द रोल ऑफ अपोजिशन। अब देखिए सेकंड चीज, अब मान लीजिए कोई पार्टी जीतती है मेजॉरिटी के साथ में, उसने अपनी एक रूलिंग पार्टी बना ली, वो वहां पर रूल कर रही है, उसने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया। बट जो पार्टी हार रही है उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आ रही है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। ये नहीं कि वो हार गई है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑपोजिशन का रोल अदा कर रही है, क्योंकि वो एक अपोजिट पार्टी के रूप में पार्लियामेंट में बैठी हुई है और वो बराबर से, ताकि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें, इसलिए वो बराबर उन पर नजर रखने के लिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हार भी रही है तो भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एक ऑपोजिशन के रूप में। एंड द लास्ट, एक्सेस टू गवर्नमेंट। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। I hope you understand the meaning, the importance, the component and the functions. And now the next topic is political party system. There are 3 political party system in a world. The first is one party system. And what is one party system? In one party system, this system is allowed to control and run government by one party. वन पार्टी गवर्नमेंट में एक ही पार्टी अलाउ करती है, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को रन करने में, और कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइना देयर इज अ वन पार्टी सिस्टम। दिस पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी।
चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी का सिस्टम है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी, और वही हमेशा जीतती है और उसी के ही लीडर जो होते हैं वो जो मेन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। एंड द सेकंड इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम के एग्जांपल में आपका यूएसए और यूके आता है। यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम होता है और ये जो है अ चांस टू विन मेजॉरिटी एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। इसमें एक पार्टी के पास ये चांस होता है कि वो मेजॉरिटी के साथ में जीते और गवर्नमेंट को फॉर्म करे और दूसरी पार्टी को हराए, तब जाकर एक पार्टी। तो कभी एक पार्टी के मेंबर्स या फिर कभी दूसरी पार्टी के मेंबर्स जो भी अपनी मेजॉरिटी को गेन कर लेते हैं, जीत जाते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये टू पार्टी सिस्टम में होता है। एंड बट इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है जहां पर बहुत सारी पार्टीज हैं। जैसा कि मैंने आपको मैं आगे बताऊंगी अभी आपको बहुत सारी पार्टीज जो भी हमारी इंडिया में है, जिसको हम लोग नेशनल पार्टी भी है और बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी हैं। क्यों हम इंडिया को नेशनल पार्टी सिस्टम में कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होती है? वो मोर देन टू पार्टीज होती है जो कंटेस्ट करती है इलेक्शन को और पावर को गेन करती है। सो दीज आर द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। एंड नाउ कोalition पार्टी भी होती है जब सेवरल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स फॉर कंटेस्टिंग और विनिंग। जब कई पार्टीज मिलकर ज्वाइन हो जाती हैं कंटेस्ट करने के लिए, या किसको? इलेक्शन को कंटेस्ट करना या इलेक्शन को जीतने के लिए। जब कई पार्टीज अपने हाथ एक साथ मिला लेती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोalition पार्टी। ठीक है। एंड नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो नेशनल पार्टी होता है और एक स्टेट पार्टी होता है। अब नेशनल पार्टी क्या होती है? नेशनल पार्टी क्या होती है? दैट secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections in 4 states। कम से कम 4 states में उनके 6% वोट, एटलीस्ट 6% वोट जो होते हैं वो सिक्योर होंगे अगर, देन इट विल कॉल नेशनल पार्टी। तब हम उसे नेशनल पार्टी कहेंगे। तो नेशनल पार्टी को बनने के लिए या नेशनल पार्टी बनाने के लिए, फॉर्म होने के लिए उन्हें क्या जरूरी होता है कि उनकी जो 4 स्टेट्स हैं वहां पर उनको एटलीस्ट 6% जो है वोट मिले। और सेकंड है विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और कम से कम लोकसभा में उनकी 4 सीट्स रिजर्व हों। मतलब कि उस पार्टी के 4 मेंबर्स, एटलीस्ट 4 मेंबर्स कम से कम लोकसभा की सीट पर हों, तब कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। एंड द सेकंड, ऑल पार्टीज अदर देन द मेजर नेशनल पार्टी। और इन नेशनल पार्टीज के अलावा ये जितनी भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं और जो भी अदर पार्टीज हैं वो हमारी स्टेट पार्टीज में आती है। देयर आर सम नेशनल पार्टीज लाइक फर्स्ट बीजेपी, यू ऑल नो, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एंड एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। These all the national parties। ये 7 नेशनल पार्टीज हैं जो कि इस तरह से अपने वोट्स को सिक्योर करती हैं और नेशनल पार्टी बन जाती है। एंड ऑल सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, समता पार्टी, केरला कांग्रेस पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल जो कि पंजाब में है, और ये केरला केरला में है। इस तरीके से ये जो पार्टीज होती हैं ये पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए होती हैं, सिर्फ वो उस स्टेट में ही होती हैं। इनके लिए भी होता है कि कम से कम एटलीस्ट इनके पास 6% वोट हो और उनके पास 2 सीट्स जरूर रिजर्व हो। 2 सीट, जैसे इसमें 4 सीट्स हैं, ऐसे स्टेट्स के लिए 2 सीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट पार्टीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपका टॉपिक पॉलिटिकल पार्टी था। आई थिंक एंड आई होप ऑल्सो आपको इजीली समझ में आया होगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी ऑल्सो। What are political parties? What are the importance? And I have already explained the components, the functions, and the types of political parties. These are national and state. And the last political party system, which is one party system, two party system, and multi-party system. And in India, there is a multi-party system. There are many types of political parties which contest election and win election to hold the power
because the group of people who come together to contest election and hold power in government is called political party. Thank you and have a nice day.